जयदीप राज्य के राजकुमार मिहिर सेन को शिकार खेलने का बहुत शौक था। सारा दिन वे शिकार की खोज में वन भटकता रहता था। एक दिन जब वे ताम्र वन में शिकार की खोज में भटक रहा था तो उसने देखा कि नदी के पास ही एक परी बैठी हुई थी। मिहिर सेन घोड़े से उतरकर उस परी के पास आया और कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है परी? मेरा नाम सोनाली है। सोनाली, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही रूप है। पृथ्वी पर तुम जैसी सुंदर स्त्रियां नहीं होती हैं। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी सोनाली? राजकुमार, भला मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? तुम मानव हो और मैं परी हूँ। हम दोनों के अलग अलग संसार हैं। नहीं, यह विवाह होना असंभव है। सोनाली परी, मेरे प्रस्ताव को इतनी बेदर्दी से ना ठुकराओ। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे चारों ओर सुख सुविधाओं के समस्त साधन बिखेर दूंगा। बस तुम एक बार विवाह के लिए हाँ कर दो। मान लो मैं तुमसे विवाह करने की स्वीकृति दे दूं, तो मैं विवाह के पश्चात अगर कभी अपने माता पिता के पास परीलोक जाना चाहूँ तो क्या तुम मुझे वहाँ जाने दोगे? सोनाली परी, मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम्हें अपने माता पिता व अपने लोक की कभी याद नहीं आएगी। फिर भी कभी तुमने परीलोक जाना चाहा तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इस बात का मैं वचन देता हूँ। ठीक है, तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सोनाली की स्वीकृति पाकर मिहिर सेन खुश हो उठा, लेकिन सोनाली उदास हो उठी। यह क्या सोनाली परी, विवाह की स्वीकृति देकर तुम एकाएक उदास क्यों हो गई? राजन, बात ही उदास होने की है। परियों की रानी अलकनंदा ने एक दिन मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी कि मेरा वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहेगा। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही पति से मेरा अलगाव हो जाएगा। यही सोचकर मैं उदास हो गई थी। सोनाली परी, यह घड़ी तो हमारे तुम्हारे मिलन की घड़ी है और तुम ऐसे समय में अलगाव की बातें ले बैठी। भविष्य में जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। फिर भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान क्यों खराब करें? तब मिहिर सेन सोनाली परी को अपने घोड़े पर बिठाकर जयदीप राज्य की ओर चल पड़ा। वे सोनाली को लेकर अपने पिता राजा तिमिर सेन और रानी माँ सुजाता के पास पहुँचा और बोला, पिताजी महाराज, यह परी लोक की परी सोनाली है। यह मुझे ताम्रवन में मिली थी। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। एक परी को अपनी पुत्र वधू बनाकर हमारे कुल का गौरव बढ़ेगा। उसके माता पिता ने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन बड़ी धूमधाम से मिहिर सेन और सोनाली परी का विवाह हो गया। तत्पश्चात राजा तिमिर सेन अपने बेटे मिहिर सेन और बहू सोनाली को लेकर एक नए महल में गए और कहने लगे, बेटा और पुत्र वधू, ये महल तुम दोनों का है। अब तुम दोनों यहाँ पर आराम से रहो। और उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से वापस अपने महल लौट आए। मिहिर सेन और सोनाली परी के विवाह के बाद के कुछ दिन बहुत ही अच्छे से गुजरे। एक दिन मिहिर सेन सोनाली से बोला, सोनाली, जब से विवाह हुआ है मैं एक बार भी शिकार खेलने नहीं गया। तुम अनुमति दो तो मैं आज वन में शिकार खेलने जाऊं। प्राणनाथ, मेरी ओर से कोई रोक नहीं है, आप जा सकते हैं। पर एक विनती है। कैसी विनती सोनाली? दिन ढलने से पहले ही शिकार से वापस लौट आना। ठीक है सोनाली, मैं सांझ होने से पहले ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सोनाली से अनुमति ले मिहिर सेन घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने चला गया। सांझ ढल गई, लेकिन मिहिर सेन शिकार से वापस नहीं लौटा।
यह देख सोनाली का नारी मन भयभीत हो उठा। क्या बात है, राजकुमार मिहिर सेन अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? कहीं वह किसी संकट में तो नहीं फंस गए हैं? सारी रात सोनाली ने मिहिर सेन की प्रतीक्षा में जागकर काटी। सुबह होने पर मिहिर सेन लौट आए। मिहिर सेन जब महल में सोनाली के पास पहुंचा तो वे बोली, नाथ, कहाँ रह गए थे? सारी रात मैंने आपकी प्रतीक्षा में जागकर गुजारी है। सोनाली, शिकार खेलते खेलते वन में ही अंधेरा हो गया था, इसलिए रात वन में पेड़ पर चढ़कर गुजारनी पड़ी। सुबह होते ही सीधा तुम्हारे पास चला आ रहा हूँ। नाथ, मुझे इस प्रकार अकेली छोड़कर न जाया करो। मुझे डर लगता है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। तुम बेकार ही डरती हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मिहिर सेन ने हंसकर बात टाल दी। अब तो मिहिर सेन का शिकार पर जाने का प्रतिदिन का काम हो गया। वे धनुष बाण लेकर घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए वन की ओर निकल जाता और कभी कभी तो कई कई दिन तक सोनाली के पास वापस ना लौटता। बेचारी सोनाली अकेली बैठी उसकी प्रतीक्षा करती रहती। जब कभी वह बहुत उदास हो जाती तो फूट फूट कर रोने लगती। राजकुमार मिहिर सेन तो अब मुझे बिल्कुल ही भूल गए हैं। ऐसी घड़ी में उसे परीलोक की याद आती। इससे तो मैं परीलोक में ही अच्छी थी, वहाँ अपने लोगों से हंस बोल तो सकती थी। एक दिन शाम को मिहिर सेन जब पूरे 5 दिन पश्चात शिकार खेलकर वापस महल में लौटा तो सोनाली कहने लगी, नाथ, मैंने बहुत सब्र किया, अब और सब्र नहीं करूँगी। आखिर हुआ क्या सोनाली, कुछ बताओ तो सही। आप तो अपना सारा समय शिकार खेलने में बिता देते हैं, मैं यहाँ अकेली पड़ी तड़पती रहती हूँ। आज फैसला होकर ही रहेगा, मुझे या शिकार दोनों में से आपको एक को चुनना होगा। यह सुनते ही मिहिर सेन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वे कहने लगा, देखो सोनाली, यह ठीक है कि तुम मेरी पत्नी हो, यह भी ठीक है कि तुम अनुपम सुंदरी हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे आंचल से बंधा हर समय तुम्हारे पास ही बैठा रहूं। ना मैं शिकार खेलना छोड़ सकता हूँ, ना ही तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इसलिए आज के बाद फिर कभी इस विषय में भूल कर भी मुझसे कुछ न कहना। ठीक है नाथ, मैं अब तुम्हें कभी नहीं टोकूंगी। मैं कल ही उड़कर परीलोक को चली जाऊंगी। अपना अपमान अब और नहीं सहूंगी। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें पृथ्वी पर ही मेरे साथ रहना होगा। कहकर मिहिर सेन सीधा अपने कक्ष में चला गया। मैंने सोनाली को कह तो दिया कि वह मुझे छोड़कर परीलोक नहीं जा सकती, पर मैं उसकी चौकसी कैसे कर सकता हूँ? ना जाने वह कब परीलोक को उड़ जाए। उसे परीलोक जाने से रोकूं तो कैसे रोकूं? सहसा उसे एक बात ध्यान आई। रात को सोने से पहले सोनाली अपने पंख उतार कर रख देती है। आज की रात जब वह ऐसा करेगी तो मैं उसके पंख उठाकर जला दूंगा। तब वह पंख विहीन हो जाएगी और चाहकर भी परीलोक ना जा सकेगी। यह सोचकर वे खुश हो जाता है। उस रात को उदास सी सोनाली ने अपने कंधे से पंख अलग किए और सोने की कोशिश करने लगी। जब वे गहरी नींद में सो गई तो मिहिर सेन चुपके से शैया से उतरा और उसने सोनाली के दोनों पंख उठा लिए और उन्हें आग से जला दिया। अब सोनाली मुझे परीलोक लौट जाने की धमकी ना दे सकेगी। पंख जलने से जब कक्ष में धुआं फैला तो अचानक सोनाली की नींद खुल गई और वे कहने लगी, कक्ष में ये कैसा धुआं फैला हुआ है नाथ? यह क्या जल रहा है? सोनाली,
यह तुम्हारे पंख जल रहे हैं। क्या? हाँ सोनाली, तुमने मुझे परीलोक जाने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पंख जला दिए हैं ताकि तुम पंखों से उड़कर परीलोक ना जा सको। नाथ, तुम क्रूरता की इस सीमा तक भी जा सकते हो, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने ऐसा क्यों किया? कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन सुबह होते ही मिहिर सेन फिर शिकार करने चला गया। सोनाली अकेली बैठी अपनी फूटी तकदीर पर रोती रही और सोचने लगी, मेरा पति ही दुश्मनी पर उतर आया, अब मैं क्या करूं? अब मैं परीलोक कैसे जाऊंगी? वह बैठी हुई रो ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, सोनाली परी, सोनाली परी। अपना नाम सुनकर सोनाली ने देखा तो सामने परी रानी अलकनंदा खड़ी थी। परी रानी आप? हाँ सोनाली, मैं। कल रात जब तुम्हारे पति ने धोखे से तुम्हारे पंख जलाए थे, मैं तभी समझ गई थी कि पृथ्वी पर तुम दुखी हो, अतः मैं तुम्हारा हाल जानने चली आई। परी रानी, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो, बिना पंख की होकर मेरी सारी सुंदरता नष्ट हो गई है। परी रानी, आप मुझे यहाँ से ले चलिए, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। सोनाली, तुम्हें अपने परीलोक तो वापस जाना है, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें मिहिर सेन के पास 5 वर्ष और रहना पड़ेगा। 5 वर्ष? लेकिन क्यों? 1 वर्ष बाद तुम्हारी एक पुत्री उत्पन्न होगी। जब वे 4 वर्ष की हो जाएगी, तब उस पुत्री को मिहिर सेन के पास छोड़कर तुम्हें मेरे साथ परीलोक चलना होगा। तुम्हारे परीलोक जाने के बाद मिहिर सेन से तुम्हारी पुत्री बिछड़ जाएगी, तब मिहिर सेन तुमसे और अपनी पुत्री से बिछड़कर संताप की आग में जलेगा, यही उसकी सजा होगी। इतना कहकर परी रानी अलकनंदा आकाश में उड़ गई। ठीक है परी रानी, मैं 5 वर्ष बीतने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगी। इस घटना के पूरे 2 माह पश्चात एक दिन सोनाली ने मिहिर सेन को बताया, नाथ, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच? मिहिर सेन ने खुश होकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रसव काल पूरा होने पर सोनाली ने अपने जैसे ही एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। बालिका के जन्म पर राजा तिमिर सेन और रानी सुजाता भी उसे देखने आए और कहने लगे, सोनाली बहू, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, इसे किसी की नजर न लगे। बालिका का नाम दीपाली रखा गया। सोनाली का सारा दिन अब दीपाली के पालन पोषण में ही गुजरता। इधर मिहिर सेन फिर अपना सारा समय शिकार खेलने में बिताने लगा। 5 वर्ष न जाने पंख लगाकर कब उड़ गए। एक दिन परी रानी कहने लगी, सोनाली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। यह सुनकर सोनाली रोने लगी और कहने लगी, परी रानी, बेटी दीपाली से मुझे बहुत मोह हो गया है। इसे पृथ्वी पर अकेली छोड़कर मैं परीलोक कैसे जा सकती हूँ? यह सुनकर परी रानी क्रुद्ध हो उठी और बोली, सोनाली, यह तो तुमने पहले सोचा होता, जब मैं 5 वर्ष पहले तुम्हारे पास आई थी। अब कुछ नहीं हो सकता। ये पंख मुझसे लेकर अपने कंधों पर चिपका लो और दीपाली को यहीं छोड़कर मेरे साथ परीलोक चलो। तब रोती हुई सोनाली ने परी रानी से पंख ले लिए और उन्हें अपने कांधों पर लगा लिया। तत्पश्चात अपने पति मिहिर सेन के नाम उसने एक पत्र लिखा और उसे सोती हुई दीपाली के सिरहाने रख दिया। फिर उसने दीपाली के माथे को चूमा, उसे प्यार किया और परी रानी के साथ परीलोक को उड़ गई। तभी एक दासी ने सोनाली को परी रानी के साथ उड़ते हुए
जाते हुए देख लिया। इधर जब नन्ही दीपाली की आंख खुली तो वे अपनी माँ को ढूंढने लगी। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? तभी एक दासी ने उसके कक्ष में प्रवेश किया और कहने लगी, तुम्हारी माँ अब यहाँ कहाँ दीपाली? वे तो परीलोक चली गई। क्या? हाँ बिटिया, तुम बहुत बदनसीब हो। पिता तो पहले ही तुम्हारा ख्याल नहीं रखता था, अब प्यार करने वाली माँ भी तुम्हें छोड़कर चली गई है। माँ, मेरी माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कहकर दीपाली रोने लगी। जब मिहिर सेन शिकार खेलकर वापस लौटा तो उसने अपने पिता को बताया कि पिताजी, माँ हमें छोड़कर परीलोक चली गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सोनाली के पंख जला दिए थे, फिर वह उड़कर परीलोक कैसे चली गई? तभी दासी कहने लगी, राजकुमार जी, मैंने अपनी आंखों से उन्हें उड़ते हुए देखा है। उनके पंख भी थे, उनके साथ एक परी और थी। ओह, तो यह बात है, परीलोक की कोई परी आकर सोनाली को ले गई है। तभी उसकी दृष्टि सैया पर रखे पत्र पर पड़ी। मिहिर सेन ने उस पत्र को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। मेरे प्राणनाथ, मैं परीलोक जा रही हूँ। चाहती तो यही थी कि जीवन भर आपके पास रहकर आपकी सेवा करूं, पर आपने मेरी उपेक्षा करके मेरा दिल तोड़ दिया है। इसके साथ ही आपने अपना दिया वचन भी तोड़ा है। याद है, जब पहली बार आप मुझसे मिले थे तो आपने कहा था कि मैं जब चाहूँ वापस परीलोक जा सकती हूँ। लेकिन जब मैंने परीलोक जाने के लिए आपसे कहा तो आपने धोखे से मेरे पंख जला दिए। मैं जा रही हूँ, मेरे बाद दीपाली का ख्याल रखना। आपकी सोनाली। पत्र पढ़कर मिहिर सेन का मन गलाने से भर उठा। तो सोनाली मेरी उपेक्षा सहन ना कर पाने के कारण मुझे छोड़कर चली गई है। वाकई मैंने सोनाली को बहुत दुख दिया था। मिहिर सेन ने दीपाली को छाती से लगा लिया और कहने लगा, दीपाली, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी माँ का मुजरिम हूँ। सोनाली के परीलोक जाने की खबर सुनकर राजा तिमिर सेन अपने बेटे मिहिर सेन के पास आए और कहने लगे, राजकुमार मिहिर सेन, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि बहू सोनाली तुम्हें और दीपाली को छोड़कर परीलोक चली गई है। उसने ऐसा करके तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अन्याय उसने मेरे साथ नहीं, अपितु मैंने उसके साथ किया था पिताजी महाराज। मैं उसका दोषी हूँ। राजकुमार, तुम मेरे साथ राजमहल चलो। क्यों पिताजी महाराज? देखो मिहिर सेन, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बड़ी दुखद घटना घटी है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम हर समय उस दुखद घटना के बारे में ही सोचते रहो। तुम जब तक इस महल में रहोगे तब तक सोनाली के बारे में ही सोचते रहोगे। इसलिए हमारी बात मानो और इसी समय हमारे साथ महल में चलो, जैसा आपका आदेश पिताजी महाराज। मिहिर सेन दीपाली को साथ लेकर उसी समय राजा तिमिर सेन के साथ उनके महल में चला गया। कुछ दिन बीते। तिमिर सेन के महल में आकर भी मिहिर सेन गुमसुम सा अपने कक्ष में पड़ा रहता। इसका उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। यह देख एक दिन महाराज तिमिर सेन ने उसे समझाया, राजकुमार, क्यों इस प्रकार अपनी जवानी में घुन लगा रहे हो? जाने वाले क्या कभी लौटकर वापस आए हैं? राजकुमार, तुम्हारे सामने अभी पहाड़ सा जीवन पड़ा है, इस प्रकार उसे कैसे काटोगे? हमारा आदेश है कि तुम दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह? हाँ, दूसरा विवाह। तभी तुम सोनाली की यादों से मुक्ति पा सकोगे, अन्यथा नहीं। लेकिन पिताजी महाराज, मेरे मन में दूसरे विवाह की
कोई उमंग नहीं है और ना ही कोई अभिलाषा है। देखो राजकुमार, यदि तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे अंत के साथ ही हमारा वंश भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे बाद कोई भी इस वंश का नाम लेने वाला नहीं रहेगा और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसलिए हमारा आदेश मानकर तुम्हें दूसरा विवाह तो करना ही होगा। ठीक है पिताजी महाराज, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका आदेश नहीं टालूंगा। कुछ दिन बाद ही जैतपुर की राजकुमारी ज्योति से मिहिर सेन का विवाह हो गया। दुल्हन बनकर ज्योति जयदीप राज्य के राजमहल में आई। महारानी सुजाता ने उसकी आरती उतारी और अपनी नई बहुरानी का स्वागत किया। तत्पश्चात दासियां उसे उसके कक्ष में छोड़ आई। तभी दीपाली के साथ राजकुमार मिहिर सेन ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। ज्योति सोचने लगी, राजकुमार मिहिर सेन के साथ ये लड़की कौन है? क्या यही इनकी लड़की दीपाली है? मिहिर सेन ने ज्योति से कहा, ज्योति लो अपनी बेटी दीपाली से मिलो। ज्योति ने दीपाली को उठाकर छाती से लगा लिया और कहने लगी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, आज से तुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। धीरे धीरे इसी प्रकार दिन गुजरने लगे। ज्योति दीपाली को दिखावे का प्यार करती थी और मन में उसके प्रति जलन का भाव रखती थी। एक दिन उसने मिहिर सेन से कहा, नाथ, मैं नीलवन में स्थित गौरी माँ के मंदिर के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। गौरी माँ के दर्शन करने तुम्हें अवश्य जाना चाहिए ज्योति। हम सैनिकों की टुकड़ी तुम्हारे साथ भेज देंगे। नहीं नाथ, मैं सैनिकों के साथ गौरी माँ के दर्शन करने नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं केवल दीपाली बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। ओह, यह भी ठीक है, तुम दीपाली को लेकर गौरी माँ के दर्शन करने चली जाना। ज्योति उसी दिन दीपाली को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर नीलवन की ओर चल पड़ी। नीलवन में पहुंचकर ज्योति घोड़े से उतरी और उसने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांध दिया। फिर दीपाली को साथ लेकर ज्योति वन में चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर ज्योति चौंकती हुई दीपाली से बोली, ओ दीपाली बेटी, गजब हो गया। गौरी माँ के पूजन के लिए मैं जो फूलों की डलिया लेकर आई थी वह तो घोड़े पर ही रखी रह गई। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है माँ? मैं यहीं खड़ी हूँ, आप जाकर फूलों की डलिया ले आओ। तुम ठीक कह रही हो बेटी। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी घोड़े पर रखी फूलों की डलिया लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। दीपाली को वहाँ छोड़कर ज्योति घोड़े की ओर लौट पड़ी और सोचने लगी, सब कुछ मेरी योजना अनुसार हो रहा है। मिहिर सेन को बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि मैं जानबूझकर दीपाली को इस वन में छोड़ आई हूँ। फिर वे घोड़े पर बैठी और वन से बाहर की ओर चल पड़ी। इधर जब बहुत देर बाद भी ज्योति फूलों की डलिया लेकर दीपाली के पास ना पहुंची तो वे यह कहते हुए रोने लगी, नई माँ कहाँ चली गई? अब तक वापस लौटकर क्यों नहीं आई? इस उजाड़ वन में मुझे बड़ा डर लग रहा है। ज्योति को कहाँ लौटना था, वह तो घोड़े पर सवार होकर सरपट जयदीप राज्य की ओर चली जा रही थी। चलो, दीपाली का कांटा तो रास्ते से हटा। उधर जब ज्योति महल में पहुंची तो मिहिर सेन कहने लगा, यह क्या ज्योति, तुम अकेली हो? दीपाली कहाँ है? नाथ, कुछ ना पूछो कि दीपाली पर क्या गुजरी। क्या हुआ दीपाली को? नाथ, जब मैं गौरी माँ के दर्शन करके दीपाली के साथ वापस लौट रही थी तो एक शेर ने दीपाली पर आक्रमण कर दिया। उसने दीपाली को चीर फाड़ डाला। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आई हूँ।
क्या दीपाली मर गई? दीपाली की मौत का समाचार सुनकर मिहिर सेन के दिल पर बहुत गहरा आघात लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी यह दशा देखकर ज्योति कहने लगी, नाथ धीरज रखो। दीपाली और हमारा साथ विधाता ने शायद इतना ही लिखा था। इधर परी लोक में उदास सी सोनाली परी रानी अलकनंदा से कह रही थी, परी रानी, न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। क्यों ना हो, आखिर माँ जो हो। पृथ्वी पर तुम्हारी बेटी दीपाली पर संकट जो आया है। क्या पृथ्वी पर मेरी बेटी दीपाली संकट में है? हाँ सोनाली, इस समय तुम्हारी बेटी बियावान जंगल में भटक रही है। यह सुनकर सोनाली परी रानी के सामने गिड़गिड़ा उठी। परी रानी, क्या मैं पृथ्वी पर से अपनी बेटी दीपाली को परी लोक ला सकती हूँ? यह कैसे हो सकता है? दीपाली आदमी की बेटी है, वे परी लोक में कैसे आ सकती है? परी रानी, तो मुझे पृथ्वी पर जाने दो। मैं अपनी बच्ची को संकट से बचाना चाहती हूँ। जानती हो सोनाली, तुम क्या कह रही हो? परी लोक के नियम के अनुसार यदि इस बार तुम पृथ्वी पर गई तो फिर परी लोक में वापस नहीं आ सकोगी। परी रानी, मुझे अपनी पुत्री के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अपनी पुत्री के साथ मैं पृथ्वी लोक पर ही रह लूंगी। आप चाहे मेरे शरीर से पंख अलग कर दीजिए, मुझे साधारण स्त्री बना दीजिए, पर मुझे अपनी बेटी के पास जाने की आज्ञा दे दीजिए। सोनाली, मैं तुम्हारा मातृत्व देखकर बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हें स्वयं पृथ्वी पर तुम्हारी बेटी दीपाली के पास छोड़कर आऊंगी। परी रानी उसी समय सोनाली के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ी। वे दोनों जंगल में दीपाली के सामने उतरी। दीपाली ने जैसे ही सोनाली को देखा तो वो कहने लगी, माँ, तुम मुझे छोड़कर परीलोक क्यों चली गई थी? बेटी, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे पास ही रहूंगी। परी रानी कहने लगी, सोनाली, यह सब दीपाली की सौतेली माँ की करतूत है जो इसे इस जंगल में छोड़कर चली गई। सौतेली माँ? तो क्या राजकुमार मिहिर सेन ने दूसरा विवाह कर लिया है? हाँ सोनाली, मिहिर सेन की नई पत्नी का नाम ज्योति है। वह दीपाली से बहुत घृणा करती है। ज्योति जानबूझकर दीपाली को इस जंगल में अकेली छोड़ गई थी ताकि जंगली जानवर दीपाली को खा जाएं। ओह, तो ज्योति इतनी क्रूर है। तब परी रानी ने सोनाली से कहा, सोनाली, परी लोक के नियम के अनुसार अब तुम दोबारा परी लोक वापस नहीं जा सकती, इसलिए अपने पंख उतार कर मुझे दे दो। सोनाली ने तुरंत अपने पंख उतारे और परी रानी को दे दिए। पंख लेकर परी रानी परी लोक को उड़ गई। तभी घोड़ों के टापों की आवाज से सारा जंगल गूंज उठा। अरे, कौन आ रहा है? कुछ देर बाद एक घुड़सवार उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह घुड़सवार और कोई नहीं, राजकुमार मिहिर सेन था। वह उस जंगल में शिकार खेलने आया था। वह वहाँ पर सोनाली परी और दीपाली बेटी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। रानी सोनाली, तुम? दीपाली बेटी, तुम? दीपाली दौड़कर मिहिर सेन के घोड़े के पास पहुंची। दीपाली बेटी, तुम जीवित हो? हाँ पिताजी। तब सोनाली ने मिहिर सेन से कहा, नाथ, तुम्हारी नई पत्नी ने तो दीपाली के मरने का पूरा इंतजाम कर दिया था। सोनाली, तुम ठीक कह रही हो। ज्योति इसे जानबूझकर जंगल में मरने के लिए छोड़ गई थी, वरना वे मुझसे कभी यह ना कहती कि शेर इसे चीर फाड़ कर खा गया है। ज्योति इतनी क्रूर भी हो सकती है, हम नहीं जानते थे। हम उसको इसके करने की सजा अवश्य देंगे। सोनाली,
तुम परीलोक से वापस आ गई हो, यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब अपने घर वापस चलो। घर? किसके घर? क्या घर ले जाकर तुम मुझे फिर सोने के पिंजरे में कैद कर देना चाहते हो नाथ? सोनाली, ऐसा ना कहो। मैं अपने किए पर पहले बहुत लज्जित हूँ। मैं वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा और दीपाली का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। सारा समय शिकार खेलने में ही व्यतीत नहीं किया करूंगा। तब सोनाली उसके साथ जयदीप राज्य चलने को तैयार हो गई। मिहिर सेन सोनाली और दीपाली को लेकर अपने महल में पहुंचा। उन्हें आते हुए देखकर ज्योति सोचने लगी, राजकुमार मिहिर सेन दीपाली और एक स्त्री के साथ आ रहे हैं। लगता है मेरा भांडा फूट गया है। अब मेरी खैर नहीं। इससे पहले कि मिहिर सेन मुझे कोई सजा दें, मुझे स्वयं आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ज्योति ने तुरंत अंगूठी में जड़ा हीरा चाट लिया। हीरे को चाटते ही ज्योति ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। उसे अपनी करनी का फल मिल चुका था। जब राजकुमार मिहिर सेन रानी सोनाली और दीपाली के साथ महल में वापस आए तो उनके मन में अपनी दूसरी पत्नी ज्योति के प्रति क्रोध का भाव था और वे मन ही मन उसे उसके कुकर्मों का दंड देने का निश्चय कर चुका था। परंतु जब वे महल में पहुंचा तो उसे अपनी दूसरी पत्नी ज्योति का मृत शरीर पड़ा हुआ मिला। उसके मृत शरीर के पास पड़े हुए हीरे की अंगूठी को देखकर राजकुमार को यह समझते देर न लगी कि अवश्य ही ज्योति ने हीरे को चाटकर आत्महत्या कर ली है। वे सोचने लगा कि इसे अपने कर्मों का दंड स्वयं ही मिल गया है। इसके बाद राजकुमार ने रानी ज्योति का अंतिम संस्कार किया। इस घटना के बाद राजकुमार ने मासूम जानवरों का शिकार करना छोड़ दिया। अब राजकुमार मिहिर सेन के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ चुका था। वे रानी सोनाली और दीपाली का काफी ख्याल रखता था। रानी सोनाली को अकेलापन महसूस नहीं होने देता था। इस तरह से राजकुमार मिहिर सेन अपनी पत्नी सोनाली और बेटी रूपाली के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।